नमस्कार। हम भारत के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम सारी दुनिया को एक अपना घर मानते हैं। यही मतलब है वसुधैव कुटुंबकम का। लेकिन अगर हम अपने ही घर में आपस में लड़ने लगे तो इस बातचीत का, इस महान वाक्य का क्या मतलब रह जाता है। दुनिया को तो हम अपना घर बताएंगे, लेकिन अपने घर में मौजूद लोगों को चैन से रहने नहीं देंगे। क्या यही शांति और सौहार्द है? नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी हूँ। बात करूँगा देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों की। बीते एक महीने से लगभग महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक और उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बहुत सी खबरें आईं जो कि सांप्रदायिकता के तौर पर देखी जाए तो कहीं ना कहीं दो धर्मों को आपस में लड़ाने की, आपस में उलझाने की कोशिश ज़्यादा दिखाई देती है। कभी औरंगज़ेब का मामला आगे बढ़ा तो कभी छावा का मामला आगे बढ़ा तो फिर राणा सांगा आ गए और इन सब के बीच में राजनीति खूब चली। सत्र चल रहे थे। दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा था, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा था, महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चल रहा था और हर जगह से नेताओं के बयानों की कोई कमी नहीं थी। नागपुर में जो हिंसा हुई हम सब ने देखा। एक व्यक्ति मारा गया, 3 FIR हुई, करीब 60-70 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कुछ को रिहा कर दिया गया। उसके बाद ये चीज़ आगे बढ़कर यूपी में बात आ जाती है। संभल में जो कुछ चल रहा है, आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है और आज इस रमज़ान की आखिरी जुम्मे की नमाज है और अब ईद की तैयारी चल रही है। ईद भी संडे या मंडे से शुरू हो सकती है और संडे से ही हिंदुओं का त्यौहार नवरात्र शुरू हो रहा है। तो अब बहस चल रही है मीट की दुकानों को लेकर, नमाज कहाँ पढ़ी जाए उसको लेकर, खुले में नमाज, सड़क पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए कि नहीं उसको लेकर। इस वीडियो में उसी पर बात करने वाला हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता आज की नहीं है। मुगल तो 307 करीब 250-300 साल रहकर आए और चले गए। उसके पहले भी बहुत से ऐसे शासक रहे, इब्राहिम लोदी जैसे, जो इस्लाम धर्म को मानते थे। पर भारत में हिंदू और मुसलमान आज से नहीं सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं और हमेशा जब इस तरह के त्यौहार आसपास पड़ते हैं, इस तरह की जहाँ पे कम्युनिटी गैदरिंग होती है तो वहाँ पर इस तरह के विवाद बढ़ जाते हैं। और इन दिनों तो सोशल मीडिया ने जो कुछ किया है वो बहुत ही अनसोशल काम किया है, लोगों को डिस्टर्ब करने वाला, इस मुद्दे को पूरी तरीके से सियासी रंग देने का। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बीते एक महीने में क्या आपने सुना किसी नेता का बेटा सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहा था? किसी नेता के बेटे को पुलिस उठा कर ले गई? किसी नेता के बेटे से पूछताछ की गई? बेटे से, भतीजे से, परिजन से या परिवार के किसी भी सदस्य से, क्योंकि उसने सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की? हम और आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये खबरें पढ़ कर तंग आ रहे हैं, पर नेता हैं कि राजनीति करने से तंग नहीं आ रहे हैं। कोई कहता है कि औरंगज़ेब की कब्र को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, कोई कहता है कि वो आक्रांता था। भाई औरंगज़ेब को अगर आप देखेंगे मुगलों का टाइम पीरियड, तो बाबर जो कि औरंगज़ेब का पर दादा था, वो करीब 250-300 साल पहले आया था, 1526 में। औरंगज़ेब मरा है 1707 में। करीब 200 साल का गैप है दोनों के बीच में। तो औरंगज़ेब तो हिंदुस्तान में रह के पैदा हुआ ना। बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, फिर औरंगज़ेब हुआ और औरंगज़ेब के बाद और मुग़ल शासक हुए 6-7-8। कल 18 या 19 मुग़ल शासकों ने अपने देश में इन 300 सालों में 1857 की क्रांति के पहले तक शासन किया। तो ऐसे में औरंगज़ेब को आक्रांता बताना, औरंगज़ेब को कहना कि हम उसको नहीं मानते, आप मन मानिए। कौन कह रहे कि औरंगज़ेब की पूजा पाठ करिए, उसको महिमा मंडन करिए, और जो महिमा मंडन कर रहा है उसकी आलोचना होनी चाहिए, पर सब कानून के दायरे में रहकर। संविधान इसीलिए बना है ना, कोर्ट कचहरी, पुलिस, जेल, ये व्यवस्था इसीलिए है ना। आप जाइए कोर्ट में अपील करिए, पर तोड़फोड़ करेंगे, कभी किसी की कमेंट को सुनकर तोड़फोड़ करेंगे, कभी किसी मज़ार को लेकर तोड़फोड़ करेंगे, कभी किसी सांसद के बयान से गुस्से में आके उसके घर में आके तोड़फोड़ करेंगे। राणा सांगा हिंदुस्तान का हीरो रहा। जो कुछ लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने अपने शासनकाल में, वो हमेशा लड़ाइयाँ लड़ते रहे, उससे कोई गुरेज नहीं। लेकिन राणा सांगा को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने कह दिया कि उनकी जो औलादें हुई वो सब गद्दार हैं, ये कहाँ तक का जायज़ बयान था? तो अगर बीजेपी के नेता एक संप्रदाय को खुश कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी के नेता भी दूसरे संप्रदाय को खुश कर रहे थे। ये दरअसल 80 और 20 की लड़ाई है।
अगर दक्षिणपंथियों को, बीजेपी को 80 के 80 हिंदू वोट चाहिए, 80% के 80%, तो समाजवादी पार्टी को भी 20 के 20% मुस्लिम वोट चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के बीच में बीते कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी की पैठ कम हुई है। हमने देखा है, सपा हालांकि यूपी की ही पार्टी है, यूपी में उसका प्रदर्शन 2024 के चुनाव में बहुत अच्छा रहा, लेकिन अगर देशव्यापी मुसलमानों की बात करें तो उसमें कांग्रेस ने इनरोड्स बनाए, इसीलिए उसकी सीटें 52 से बढ़कर 99 इस लोकसभा चुनाव में पहुंच गई थी, क्योंकि मुस्लिम तबके ने कांग्रेस का साथ दिया था। MIM, एक और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रही है मुस्लिम तबके के बीच में। हैदराबाद से निकलकर वो नॉर्थ में भी कई जगह पर पैठ बना रही है, इसीलिए सपा को चिंता हो रही है। तो औरंगजेब की महिमा मंडन अबू आजमी करते हैं, राणा सांगा को गद्दार कहने का काम रामजी लाल सुमन करते हैं, दोनों सपा के नेता। नीलेश राणे, T राजा सिंह औरंगजेब की कब्र को खोदने की बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हाँ वो नहीं रहना चाहिए, पर वो संरक्षित स्मारक है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो बयानबाजी आ रही है, ये दरअसल अपने अपने वोट बैंक को साधा जा रहा है। मत भूलिए, चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, चुनाव हाल फिलहाल में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हों, केवल महाराष्ट्र में म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव आने वाले, लेकिन यूपी के 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की बयानबाजी टॉप लेवल से भी आ रही है, वो इशारा कर रही है कि अपनी अपनी पिच को गरमाया जा रहा है, अपना अपना मैदान सजाया जा रहा है, अपनी अपनी बिसात बिछाई जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में उस पर अपने हिसाब से मोहरे फिट किए जा सकें, चाल चली जा सके। हमको और आपको समझदार बन के रहना है। भारत चाहता है, भारतीय चाहते हैं साइंस के बारे में बात हो, आविष्कारों के बारे में बात हो, तकनीक के बारे में बात हो, तकनीक का जो खतरा AI के आने से बढ़ रहा है उससे कैसे बचा जाए उस पर बात हो। आम हिंदुस्तानी के जो मानवाधिकार हैं, उनको लेकर जो अधिकार आर्थिक तौर पर मिले हुए हैं, उसमें उसको कैसे राहत मिले, कैसे उसके परिवार के हर व्यक्ति स्वस्थ रह सके उस पर बात हो, कैसे उसके परिवार के हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिल सके उस पर बात हो, कैसे हर परिवार के व्यक्ति को एक सुलभ तरीके से खाने पीने का सामान मिल सके, महंगाई से उसको निजात मिल सके। ये भारत चाहता है, नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, हर भारतीय यही चाहता है, और यही दिशा है किसी भी देश के विकास की, प्रगति की। लड़ाई झगड़े दंगा फसाद राजनीति तो साध सकते हैं, और इसीलिए राजनेताओं के अपने बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में छुट्टियां मनाते हैं, और विदेश में जब वो देश में लौट के आते हैं तो बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़कर सांसद विधायक बन जाते हैं। पर कभी आपने देखा है पत्थर चलाते हुए? कभी आपने देखा है किसी को गिरफ्तार होते हुए? नहीं देखेंगे आप। दरअसल राजनेता सबसे सुरक्षित और शातिर व्यक्ति है अपने देश का।